हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेज क्लासेस। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं इकोनॉमिक्स। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी दो बुक्स हैं जैसी क्लास 11th में थी। यहाँ पे जो हमारे पास बुक्स हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ी है। उसमें आपने पढ़ा था एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक मार्केट के बारे में, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट अ इंडिविजुअल लेवल। एक छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तब हम उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट अस सी व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी के जितने भी कंज्यूमर्स हैं या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। दैट विल कम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारे कंज्यूमर्स जितने भी हैं, ऑल द कंज्यूमर्स इन आर इकोनॉमी, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, हम टोटल स्टडी करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि सारे कंज्यूमर्स को स्टडी करोगे या सारे प्रोड्यूसर्स को स्टडी करोगे, दैट विल कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इट फोकसेज ऑन ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी, क्या वेरिएबल्स होंगे हमारे पास? लाइक वी हैव इन्फ्लेशन, वी हैव एम्प्लॉयमेंट, वी हैव इनकम, वी हैव आउटपुट। ये सारे वेरिएबल्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वाइडर एज इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी को, बिकॉज हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दैट इज वाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं दैट इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। सो मतलब क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को जब हम एक साथ पढ़ते हैं, एग्रीगेट में पढ़ते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। I hope you have understood the meaning of macroeconomics. Then sectors of macroeconomics. See, basically जब हम sectors की बात करते हैं, अब ये sectors आगे आने वाले सारे chapters में है, so be careful. हमने macroeconomics के 4 sectors define कर दिए हैं। ठीक है, वो 4 sectors हैं हमारे पास: household sector, production sector, government sector and the rest of the world. अब first one is the household sector. हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे हमारे सारे कंज्यूमर्स। ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑल दैट विल कम अंडर हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स द कंज्यूमर्स हु आर कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ओके, देन वी हैव द प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर इज द बिजनेसमैन या जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, द इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट विल कम अंडर द प्रोडक्शन सेक्टर। नाउ थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? हमारी सरकार, दैट इज गवर्नमेंट। क्या करती है? ये टैक्स लेती है, सब्सिडी देती है, बस। ठीक है, राइट। सो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स आर कंट्रीज गवर्नमेंट। देन द फोर्थ वन इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब है बाकी कंट्रीज। हम बाकी कंट्रीज से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बाकी कंट्रीज़ को गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या हम बाकी कंट्रीज़ में अपने प्लांट सेटअप कर रहे हैं, या बाकी कंट्रीज़ की कंपनीज हमारी कंट्री में प्लांट सेटअप कर रही हैं, ऑल दैट विल कम अंडर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है अदर कंट्रीज, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 4 सेक्टर्स हमने पढ़ने हैं। हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स द कंज्यूमर सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर मीन्स द बिजनेसमैन और द इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स आर गवर्नमेंट, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है बाकी कंट्रीज। ठीक है, जिनसे हम डील कर रहे हैं, दैट इज रेस्ट ऑफ द। नाउ वी कम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का। जनरली एग्जाम्स में आपको ज़रूर दिखेगा 4 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में फ्रॉम दिस चैप्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी हमने 4 सेक्टर्स पढ़े हैं, दैट इज़ द हाउस होल्ड सेक्टर, द प्रोडक्शन सेक्टर, द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम सिर्फ 2 सेक्टर्स में पढ़ेंगे,
दैट इज़ द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोडक्शन सेक्टर. अभी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, और वो दो सेक्टर कौन से हैं? एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है प्रोडक्शन सेक्टर. ओके, सो वी हैव ओनली टू सेक्टर्स. अब हाउस होल्ड क्या करता है? देखो, हाउस होल्ड बिजनेसमैन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो यू कैन सी हियर, यू कैन सी द एरो हाउस होल्ड टू द फर्म्स. इट इज़ रिटन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज कौन सी है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं. ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे. दोज फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. आई होप यू ऑल रिमेंबर, right? If you don't, you can check my class 11th video, production unit, and you will be able to understand what is factor of production. So 4 factors हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स. लैंड किसे बिलोंग करता है? कंज्यूमर्स को. फैक्ट्रीज में काम करने कौन जाता है? लेबर. कौन है? कंज्यूमर्स ही तो है. कैपिटल, अपनी सेविंग्स कौन बैंक में रख रहा है जो लोन की तरह प्रोवाइड की जा रही है? अगेन द हाउस होल्ड, राइट? सो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म्स को. ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? यू कैन सी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले अब बिजनेसमैन क्या करेंगे? प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? अगर वो लैंड ले रहा है किसी कंज्यूमर की तो उस पर रेंट पे करेगा. ठीक है, लेबर की तरह लेबरर्स यूज़ कर रहा है तो उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी या वेजेस देना पड़ेगा. लोन ले रहा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और जो भी प्रॉफिट होगा, देन जो भी स्किल्स हम यूज़ कर रहे हैं लाइक मैनेजर्स वगैरह, प्रॉफिट भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो जब हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है तो उसी के बदले में प्रोडक्शन सेक्टर उन्हें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देते हैं. ठीक है, तो हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोवाइड किया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, तो उसके बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर. ओके, अब फर्म क्या करेगी या प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? अपने इन लैंड, लेबर को यूज़ करके गुड्स बनाएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर देगा गुड्स में. ठीक है, अब वो फाइनल गुड्स कौन कंज्यूम करेगा? अब नाउ सी द अबव फ्लो चार्ट. फाइनल गुड्स कौन कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स. तो अब बिजनेसमैन ने क्या प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को? गुड्स प्रोवाइड किए. उन गुड्स के बदले में हाउस होल्ड उन्हें क्या देगा? पैसे देगा, राइट? सो वो पैसे, मनी वैल्यू विल बी गिवन टू द फर्म्स. दैट इज बेसिकली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देंगे फर्म्स को, उसके बदले में पैसे मिलेंगे हाउस होल्ड को. देन फर्म्स उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गुड्स में कन्वर्ट कर देगा. वो गुड्स मिलेंगे, वो गुड्स खरीदेंगे हाउस होल्ड्स और उसके बदले में पैसे दे देंगे. दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नाउ लेट अस रीड इट, व्हाट दे हैव रिटन, व्हाट वी हैव रिटन इन द नोट्स. So working of circular flow of income. Let us assume that there are two sectors of the economy. You have the household sector and the production sector. I already told you. हम इकोनॉमी में दो सेक्टर्स को काउंट करेंगे. एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोडक्शन सेक्टर. देन हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यू हैव लैंड, यू हैव लेबर, यू हैव कैपिटल एंड यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? प्रोडक्शन सेक्टर इन रिटर्न पैसे देगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट्स. देन अब प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दिया गुड्स में. ये गुड्स जो हैं वो हाउस होल्ड को सेल कर दिए फॉर मनी. ठीक है, तो जब हमने मनी के लिए सेल किए हैं, राइट, सो क्या हुआ? जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना ही हमने कंज्यूम किया. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या रिजल्ट आया? प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन और फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम. जितने पैसे बिजनेसमैन ने हाउस होल्ड को दिए फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उतने ही पैसे हैं उनके पास, वो खर्च कर देंगे इन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. तो रिजल्ट हमारे पास दो हैं. एक तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड दूसरा फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम. दैट इज आवर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. I hope you all have understood. If not, you can write it in the comment section. Any doubts you have, I'll surely reply to it.
अब इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्लास हमने दो फ्लो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से वी हैव कैलकुलेटेड टू फ्लोज, वन इज द रियल फ्लो एंड अदर इज द मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमने टू फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो। नाउ व्हाट इज द रियल फ्लो? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो गुड्स का फ्लो है जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है वो है रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है सिर्फ गुड्स जिसमें पैसे ना हो इन्वॉल्व, ठीक है। तो रियल फ्लो का मतलब क्या है? दो फ्लो थे, देखो, एक तो हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर और एक प्रोडक्शन से हाउस होल्ड सेक्टर। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर को या फर्म्स को, एक तो वो रियल फ्लो है। दूसरा, जब उसे कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स में और वो गुड्स बेच दिए हाउस होल्ड सेक्टर को, वो भी रियल फ्लो है। तो पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास बच्चों दो रियल फ्लोज हैं। पहला रियल फ्लो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन सेक्टर को, और दूसरा फ्लो है प्रोडक्शन सेक्टर ने जो गुड्स बनाए और वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दिए। ये दोनों जो फ्लो है हमारे क्लास, ये रियल फ्लो। देन हमारे पास है मनी फ्लो। देखो, मनी फ्लो नाम से ही समझ में आ रहा है पैसों का फ्लो। तो सर्कुलर दैट इज इन दिस डायग्राम जो मनी का फ्लो हुआ है, जो पैसों का फ्लो हुआ है, दैट इज मनी फ्लो। तो दो जगह हुआ था पैसों का फ्लो भी। क्या था? पहला था जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसके लिए पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। सो यू कैन सी इट इज़ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। मीनिंग क्या है फैक्टर पेमेंट्स का? फैक्टर पेमेंट्स आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो पैसा दिया था बिजनेसमैन ने, एक तो वो मनी फ्लो था। दूसरा, जब हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे तो गुड्स के बदले में पैसे दिए, दैट इज ऑल्सो मनी फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, रियल फ्लो का मतलब है सिर्फ गुड्स का फ्लो, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो, गुड्स का फ्लो। मनी फ्लो वो है जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो। तो मनी फ्लो भी दो हैं, एक है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले बिजनेसमैन ने पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और दूसरा जब हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे तो उसके बदले में पैसे दिए, दैट इज मनी फ्लो। सो दिस इज आवर होल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यू हैव टू टेक टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाएंगे हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उसके बदले में पैसे मिलेंगे। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं वो रियल फ्लो, जो पैसा आ रहा है वो मनी फ्लो। देन अगेन गुड्स बनाए, गुड्स प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड को बेच दिए, मतलब कंज्यूमर्स को बेच दिए। जो कंज्यूमर्स को बेचे हैं वो रियल फ्लो, कंज्यूमर्स ने उसके बदले में जो पैसे दिए, दैट इज मनी फ्लो। सो दिस इज आवर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Now we have to study about two goods in this chapter. दो गुड्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक है फाइनल गुड्स और एक है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। सो लेट अस सी फाइनल गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुके, जिसमें हम और कुछ प्रोसेस करके कुछ और नहीं बना सकते, दैट इज फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने आटे से बिस्किट बना दिए, तो अब वो जो बिस्किट है दैट इज आर फाइनल गुड। ओके, सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर दोज गुड्स इन विच नो फर्दर वैल्यू कैन बी एडेड। ये ऐसे गुड्स हैं जिन्हें और प्रोसेस हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो जब हम गुड्स को और प्रोसेस नहीं कर सकते, दैट आर आर फाइनल गुड्स। दीज आर यूज बाय द कंज्यूमर्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये आखिरी में कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। तो आप लोग फाइनल गुड्स को कैसे पहचानोगे? फाइनल गुड्स को पहचानने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये जो पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें और कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, जो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ठीक है। फाइन, जैसे आटा है, आटा अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, फाइनली उससे रोटी बना के खा रहा है, दैट इज़ फाइनल। बट अगर उस आटे से बिस्किट बना के और उसे सेल कर रहा है, देन एंड दैट इज़ नॉट फाइनल, बिकॉज हमने उसे और प्रोसेस कर दिया। तो फाइनल गुड्स, ये याद रखना है क्लास कि फाइनल गुड्स जो है उन्होंने फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्रॉस कर दिया होगा, और ये कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे फॉर फाइनल पर्सनल कंजम्पशन, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए।
किसी और को बेचने के लिए इसे कंज्यूम नहीं किया जाएगा। देन यू हैव इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ऑपोजिट है बिल्कुल फाइनल गुड्स का। क्या ऑपोजिट है देखो, पहला दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिन्हें हम दूसरे गुड्स को बनाने में यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वीट का, आटे का। आटे को जब बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करोगे तो वो इंटरमीडिएट गुड है। फर्दर वैल्यू कैन बी एडेड टू दीज गुड्स। इन गुड्स में हम और वैल्यू ऐड करेंगे। एंड दीज आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सो ये वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है, मतलब इसमें हम और प्रोसेस करके कुछ और बना सकते हैं। मतलब ये फाइनल कंज्यूमर्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं कर रहे, ये बिजनेसमैन कंज्यूम कर रहे हैं और इससे कुछ और बना रहे हैं। दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा गुड फाइनल है, कौन सा गुड इंटरमीडिएट है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल लिया, देखो आटा कभी तो फाइनल है, कभी इंटरमीडिएट है। तो हम कैसे पहचानेंगे, लेट अस सी। सेम गुड्स कैन बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट और फाइनल। हम सेम गुड्स को ट्रीट कर सकते हैं, वही इंटरमीडिएट भी हो सकता है और वही फाइनल गुड भी हो सकता है। ठीक है, सो हम कैसे पहचानेंगे, द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। उसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं और कौन उसे यूज़ कर रहा है, यही बताएगा कि वो गुड इंटरमीडिएट है या वो गुड फाइनल है। इफ़ द गुड इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स, अगर हम उस गुड को यूज़ कर रहे हैं कोई और प्रोडक्ट बनाने में तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। और अगर उस गुड को हम यूज़ कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड हो। देन इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, अगर गुड्स फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो वो फाइनल गुड है। अगर वो गुड फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा, बिजनेसमैन कंज्यूम कर रहे हैं कोई और प्रोडक्ट बनाने में, देन इट इज़ इंटरमीडिएट। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग यू, सेम गुड फाइनल भी हो सकता है, सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। कैसे पहचानोगे, यूज़ से। फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो फाइनल गुड है, ठीक है, और गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट है। ओके, देन अब हमारे पास टाइप्स हैं। फाइनल गुड्स के क्लास दो टाइप्स होते हैं। एक है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, एक है हमारे पास कैपिटल गुड्स। अगेन हमने कंज्यूमर गुड्स को भी डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। विल सी, फर्स्ट लेट अस रीड व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स एंड व्हाट इज कैपिटल गुड्स। पहले ये पढ़ लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होगा एंड कैपिटल गुड्स क्या होंगे। सो कंज्यूमर गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द कंज्यूमर्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये वो गुड्स हैं जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, अब देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये आप बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ोगे, मार्केटिंग चैप्टर में। सो रीड इट प्रॉपरली। पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है जो बहुत टाइम तक चलते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर, एसी, जो एक बार यूज़ कर लेने से ख़त्म नहीं होते। ऐसे गुड्स जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, दोज आर ड्यूरेबल गुड्स। देन वी हैव सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिन्हें हम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, पर उससे ज़्यादा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देन यू हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिन्हें एक बार कंज्यूम करने से ही वो ख़त्म हो जाते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल दीज आर नॉन ड्यूरेबल। एक बार यूज़ करोगे एंड दे आर फिनिश्ड, यू कैन नॉट यूज़ इट अगेन एंड अगेन। ओके, देन यू हैव सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही हैं बट ना हम उसे देख सकते हैं ना हम उसे छू सकते हैं, लाइक टीचिंग, लाइक बैंकिंग, लाइक इंश्योरेंस। ये सारी सर्विसेज हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट ये कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती। सो कंज्यूमर गुड्स हैं क्या? कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है फॉर फाइनल कंजम्पशन। देन 4 टाइप के कंज्यूमर गुड्स हैं हमारे पास, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल जिसे हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल जिसे हम 1 साल या उससे ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल जिसे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते बट इसे हम फील कर सकते हैं, और दीज आर बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच आर प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स। नाउ वी कम टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
वो गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है दूसरे गुड्स को बनाने में, लाइक हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑल दोज आर कैपिटल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो हमें बाकी गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है, ठीक है। उसमें जो हैवी वाले गुड्स हैं लाइक मशीनरी, ट्रक्स, ये सब कैपिटल गुड्स होंगे, ठीक है। देन all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods. This is a very important question. आप sample papers में देखोगे इसे. Try to write your answers in points. Points में लिखोगे तो marks ज़्यादा मिलते हैं as you all know. So let us see. देखो producer goods में छोटा मोटा सामान भी आता है, like हम if you say tools में यूज़ कर रहे हैं, like we have a hammer, ठीक है, और बाकी टूल्स हैं हमारे पास, छोटे छोटे प्लास्टिक का सामान है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं गुड्स बनाने में वो सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। पर ये प्लास्टिक का सामान, ये हैमर, ये हमारा कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि कैपिटल गुड की वैल्यू ज़्यादा होती है और कैपिटल गुड बेसिकली हैवी मशीनरी यूज़ होती है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ऑल द गुड्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। इन द प्रोडक्शन गुड्स के प्रोडक्शन के लिए सिर्फ कैपिटल गुड्स की ज़रूरत नहीं होती है, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए और गुड्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू द एग्जांपल, यू हैव हैमर, ठीक है, हथौड़ी, कील, ये सब कुछ चाहिए होता है हमें गुड्स बनाने में, प्लास्टिक का सामान चाहिए होता है, राइट। सो पर वो कैपिटल गुड नहीं है, ओके। सो प्रोड्यूसर गुड्स में सारे गुड्स आ जाते हैं प्रोडक्शन करने में, पर कैपिटल गुड्स ये सब नहीं होता, कैपिटल गुड्स में थोड़ी ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बड़ा है, कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट छोटा है, क्योंकि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स का ही पार्ट है। कैपिटल गुड इज अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज वाई सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होंगे पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। जैसे प्लास्टिक का सामान प्रोड्यूसर गुड होगा बट कैपिटल गुड नहीं होगा। मशीन की हम बात करेंगे तो वो कैपिटल गुड भी होगा और वो प्रोड्यूसर गुड भी होगा। I hope you have understood this topic. Now we come to the next topic. Very important again, 3 marks question from board exam. You can see, you can check the sample papers, उसमें मिल जाएगा ज़रूर. We have stock and flow concept. Okay, very very important concept. Stock and flow concept. First is the stock concept. जब हम किसी चीज़ को measure करते हैं एक point of time में, point of time में मतलब अभी मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, दैट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब हम किसी भी वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं दैट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट इज़ स्टैटिक, स्टैटिक मतलब ये चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। देन इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि आज अभी मैं पढ़ रही हूँ, आज अभी मैंने देखा कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम जुड़ा हुआ नहीं होता। एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, एग्जाम्पल्स आर कैपिटल एंड वेल्थ, ओके। सो स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? स्टॉक कॉन्सेप्ट मीन्स इट इज़ द कॉन्सेप्ट विच मेजर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये किसी भी वेरिएबल को एक टाइम पे स्टडी करता है। देन फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट मीन्स इट मेजर्स द वेरिएबल्स एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरे महीने की मेरी सैलरी कितनी है, दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने एक पीरियड ले लिया, वो पीरियड क्या है? 1 मंथ, वो पीरियड है हमारा 1 मंथ। सो दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज़ डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है। एक महीने मैंने कम छुट्टी ली, मुझे ज़्यादा सैलरी मिली, अगले महीने मैंने ज़्यादा छुट्टी ले ली, मुझे कम सैलरी मिली। इट हैज़ टाइम डायमेंशन, इट हैज़ टाइम डायमेंशन का क्या मतलब है? इसके साथ टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स हम कुछ टाइम पीरियड लेके कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक महीने की सैलरी देखी है, पूरे साल का प्रॉफिट देखा है, सो टाइम डायमेंशन, इसके साथ टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ है। स्टॉक के साथ टाइम डायमेंशन नहीं था क्योंकि हम उसी पॉइंट पे देख रहे हैं हमारे पास कितने पैसे हैं। सो स्टॉक कॉन्सेप्ट मेजर्स फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट मेजर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ स्टैटिक, ये चेंज नहीं होता, इट इज़ डायनामिक, ये चेंज होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट में यू डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, फ्लो कॉन्सेप्ट में आपके पास टाइम डायमेंशन
होता है। एग्जाम्पल दे दिया देखो, स्टॉक का कैपिटल और वेल्थ, फ्लो का दे दिया इनकम और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है 6 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं, 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो डेप्रिसिएशन में भी टाइम जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। I hope you have understood. The chapter ends here. Okay, I hope you all have understood the chapter. My notes are also available at www.stageclasses.com. For all the subject, the notes are available in PDF form. Do check out my website also, and do like and subscribe my channel. Thank you.